4 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री एक ऐसा ऐलान करती है जिसने 2 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ की ज़िंदगी बदल कर रख दी। 400,000 have been told to leave their homes and leave the country, some with only a couple of hours' notice. Thousands heading back into Afghanistan have reached the border cold and desperately hungry. पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने 28 दिन का टाइम दिया कि इलीगल अफगान्स अपने घर को चले जाएं। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पूरी दुनिया ने अपने दरवाजे अफगानिस्तान के लिए बंद कर दिए, वहीं पर हालात आज यहाँ तक आ चुके हैं कि एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं है। बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और तालिबान की ह्यूमन राइट्स और औरतों के लिए पॉलिसीज आपके सामने ही है। इसका असर सबसे ज्यादा औरतों और उन बच्चों पर पड़ा जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए और अपने आप को पाकिस्तानी ही कहते थे। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान को ये स्टेप उठाना क्यों पड़ा। आखिर ये 4 मिलियन रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए कैसे, और अगर आ ही गए तो पाकिस्तान इनको वापस क्यों भेज रहा है। अफगानिस्तान आज जिस सिचुएशन में है वहां पर पहुंचा कैसे, और तालिबान की हुकूमत कैसे आई। अमेरिका ने आखिर क्यों 20 साल अफगानिस्तान में जंग की और खाली हाथ जाना पड़ा, और पाकिस्तान का इस सिचुएशन में क्या रोल है। आखिर ऐसा क्या है अफगानिस्तान में कि बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी यहाँ पर जब जंग करे तो नाकाम होती है। Afghanistan with dignity and strength. Biden left in shame and defeat. A defeat like this country has never suffered before. तो देखिए, इन सब क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए हमें अफगानिस्तान की तारीख को जानना होगा। तो एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट और फिर पर्शियंस, और फिर कहीं 7th सेंचुरी में जाकर अरब मुस्लिम्स ने अफगानिस्तान को फतह किया। 13th सेंचुरी में मंगोलियन किंग चंगेज खान यहाँ पर आते हैं। 16th सेंचुरी में मुगल्स, और फिर 18th सेंचुरी के अंदर अहमद शाह दुर्रानी इस पर रूल करते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग होती है 1830s में, जहाँ एक तरफ ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ रशियन एम्पायर। इन दोनों की दुश्मनी को कहा गया द ग्रेट गेम। ब्रिटिश एम्पायर को यह डर था कि रशिया अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया में बना रहा है। इसी के चलते ब्रिटिश एम्पायर अफगानिस्तान पर हमला करती है, जिसे कहा गया फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1936। ये जंग 6 साल जारी रही और इस जंग के बाद दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान के हुक्मरान बनते हैं। इस जंग के बाद रशियन एम्पायर और स्ट्रॉन्ग होता गया और अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया पर बनाता गया। इसी के चलते ब्रिटिश एम्पायर एक दफा फिर अफगानिस्तान पर हमला करती है, जिसे कहा गया सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। ये जंग 1878 में शुरू हुई और ब्रिटिश एम्पायर ने कुछ अफगानिस्तान के हिस्से ऑक्यूपाई भी किए, लेकिन ये हमेशा यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे, बल्कि ये अफगानिस्तान को यूज करना चाहते थे ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंड करने के लिए रशियंस के खिलाफ। इसी वजह से इस जंग के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान के सिर्फ फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल किया। ये जंग 2 साल चलती है और इसके बाद अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के हुक्मरान बनते हैं। इस जंग के बाद अब्दुल रहमान ब्रिटिश एम्पायर से मुआहदा करते हैं और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर खींचा जाता है। याद रखिए कि उस वक्त इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था। आज की बात करें तो ये बॉर्डर वही लाइन है जो कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जी हाँ, ड्यूरेंट लाइन, जो कि बनाई खुद अफगानिस्तान ने, और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अफगानिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, और आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन के कॉन्फ्लिक्ट की झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके आगे चलकर 1919 में 3rd एंग्लो अफगान वॉर भी होती है, जिसमें अफगानिस्तान फुल इंडिपेंडेंस पा लेता है ब्रिटिश एम्पायर से, और इस 3rd एंग्लो अफगान वॉर के बाद अमानुल्लाह किंग बनते हैं। अब ईयर आता है 1993, जब जाहिर शाह अफगानिस्तान के लास्ट किंग बनते हैं। ये वही टाइम था जब अफगानिस्तान में कुछ दर्जा मॉडर्नाइजेशन और स्टेबिलिटी देखने को मिली। जहां पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, वहीं पर जाहिर शाह ने भी अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1964 बनाया, और तो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी की, स्कूल्स भी बनाए और फॉरेन एड से हाईवे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान कुछ यूं दिखता था। फीमेल्स को पढ़ने लिखने, आज़ादी से घूमने और वोट की भी इजाजत थी। जाहिर शाह के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन 1964 में अफगानिस्तान को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रखा गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि किंग इज द सुप्रीम लीडर और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इसी को देखकर अफगानिस्तान के लोगों ने कुछ रेजिस्ट करना शुरू किया। जाहिर शाह के एक कजन थे दाऊद खान, जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और पश्तून के लिए आवाज उठाया करते थे। इसी के कुछ साल पहले जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो दाऊद खान ही अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। दाऊद खान ही वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बने इस ड्यूरेंट लाइन के मसले को उभारना शुरू किया और इसको रिजेक्ट किया। इसी के चंद अरसा बाद 1973 के अंदर जाहिर शाह अपना इलाज करवाने इटली जाते हैं और इनके अपने कजन इनकी हुकूमत पर कू लगाते हैं। दाऊद खान अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं और जाहिर शाह को इटली में ही एग्जाइल लेना पड़ता है। दाऊद खान की एक अच्छी बात थी कि इन्होंने अफगानिस्तान को किंगडम नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहा। अफगानिस्तान की अवाम ने भी इनका साथ दिया, क्योंकि ये राजशाही को सपोर्ट नहीं करते थे। ये बात करते थे पश्तून नेशनल्स की और रिपब्लिकन स्टेट की।
दाऊद खान के स्कूल से पहले यानी ज़ाहिर शाह की हुकूमत के अंदर अफगानिस्तान में 1965 और 1969 में इलेक्शंस भी हुए। इन इलेक्शंस के अंदर कुछ छोटी छोटी पार्टीज उभर कर सामने आई और जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट PDPA थी। PDPA डिफरेंट थी बाकी जमातों से क्योंकि ये ज़्यादा करीब थे सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन सपोर्ट और माली इमदाद करता ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए। PDPA में ही 3 और जमातें इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट जितवाती हैं। खल्क पार्टी जिसको लीड किया नूर अहमद तिराकी और हफीजुल्लाह अमीन ने, और दूसरी परचम पार्टी जो लीड कर रहे थे बबराक करमाल। जब दाऊद खान तख्ता पलट करते हैं तो उन्हें PDPA के साथ काम करने में काफी मुश्किलात और अपोजिशन का सामना करना पड़ा। दाऊद खान की आइडियोलॉजी इस्लामिस्ट और ये नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। दाऊद खान का ये कहना था कि हमें सोवियत यूनियन से निकल कर दूसरे मुस्लिम ममालिक से भी रिलेशन बनाने चाहिए। PDPA ने दाऊद खान की इस इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को अपोज किया और अपनी लिबरलिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। दाऊद खान के खिलाफ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसको नाम दिया गया सावर रेवोल्यूशन का। 1978 के आते ही दाऊद खान के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट होते हैं कि दाऊद खान को उनकी पूरी फैमिली के साथ मार दिया जाता है। दाऊद खान के असैसिनेशन के बाद PDP हुकूमत में आती है और नूर मोहम्मद तिराकी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। PDP अपनी हुकूमत के अंदर सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करती रहती है। नूर मोहम्मद तिराकी ने अपनी हुकूमत के अंदर बड़ी बड़ी लैंड रिफॉर्म्स भी की जिसमें एक गरीब इंसान को लैंड ऑनरशिप का मौका मिला। नूर मोहम्मद ने इक्वल राइट्स की बात की, सूद को बंद किया और स्कूल्स भी बनाए। सोवियत यूनियन की मदद से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी शुरू करवाए। लेकिन इस हुकूमत में एक बहुत बड़ा मसला रहा। इन्होंने रिलीजियस स्टडीज को बैन करने की बात की और इस्लामिक आइडियोलॉजीज रखने वालों को दबाना शुरू किया। नूर मोहम्मद तिराकी की हुकूमत के खिलाफ छोटे छोटे इस्लामिस्ट ग्रुप खड़े होना शुरू होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। इन इस्लामिस्ट ग्रुप ने यह कहा कि ये हमारे इस्लामिक रिलीजन और कल्चर के खिलाफ है और ये भी इल्जाम लगाया कि यह हुकूमत सोवियत यूनियन की पपेट है। इन इस्लामिस्ट ग्रुप्स को नाम दिया गया मुजाहिदीन का। इस वक्त तक PDP आपस में ही डिवाइड का शिकार थी और इनके अपने ही दोस्त और एक साथी लीडर हफीजुल्लाह अमीन इन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नूर मोहम्मद रशिया के कहने पर हफीजुल्लाह अमीन को असैसिनेट करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें नाकाम रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि नूर मोहम्मद खुद 14 सितंबर 1979 में एक असैसिनेशन का शिकार होते हैं। सोवियत यूनियन को हफीजुल्लाह की पॉपुलैरिटी और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी अफगानिस्तान में बढ़ते तशवीश का शिकार था कि अफगानिस्तान कहीं हमारी इन्फ्लुएंस से निकल ना जाए। इसी के चलते दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन 1 लाख रशियन ट्रूप्स अफगानिस्तान में उतारती है और अफगानिस्तान पर पूरी तरह कंट्रोल करती है। इस जंग के चलते हफीजुल्लाह अमीन को असैसिनेट किया जाता है और सोवियत यूनियन अपना एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बाबर करमाल अपॉइंट करते हैं। ये रशियन ट्रूप अफगानिस्तान में आ तो गए लेकिन इनको ऐसी गोरिल्ला वॉर का सामना करना पड़ा कि इनके लिए कंट्रोल संभालना मुश्किल हो गया। ये वही वक्त है जब पाकिस्तान के अंदर पहली वेव अफगान रेफ्यूजीज की आई। 1982 तक पाकिस्तान में तकरीबन 2.8 मिलियन रेफ्यूजीज आ चुके थे और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका, उसामा बिन लादेन, तालिबान और मुल्ला उमर की। US को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है सोवियत यूनियन को कमजोर करने की। US एक ऐसा प्लान बनाता है कि जिसने अफगानिस्तान की तकदीर और मुकद्दर हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।